इंडियन पॉलिटी का हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? कौन सा चैप्टर किया था? याद है? 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम किए थे। तो आज का हेडिंग दो। आज हम भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1919, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। देखो, मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन हो जाएंगे? ये सचिव है और ये वायसराय। ठीक है, हेडिंग दे दिया आप लोगों ने, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। देखो जी। हाँ, जब भी जो भी हमने सुधार देखे या संवैधानिक विकास क्रम का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखे, चाहे वो बैक 1909 का ही क्यों न देखे, जहाँ पे कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं, उससे पहले हमने देखा कि कुछ विधान परिषद वगैरह की बात की जा रही है। ये सब बदलती हुई परिस्थितियां हैं। जैसे जैसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है और राष्ट्रीय जागृति बढ़ रहा है, चाहे वो उदारवादी पक्ष से हो या फिर क्रांतिकारी पक्ष से हो, और साथ ही साथ देखो, केवल भारत नहीं बल्कि विश्व परिदृश्य भी भारतीय उपनिवेश पर, जो उपनिवेशवाद है, उसको प्रभावित करता है। विदेश विश्व में जो घटनाएं घट रही है, उसका भी भारत के उपनिवेशवाद में व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो देखो, 1919 का जो अधिनियम है, इससे पहले कुछ ऐसी पृष्ठभूमि बनी जिसके कारण कई सारे सुधार या कुछ जो 1909 में कुछ नहीं किए गए, उससे आगे का प्रयास किया गया। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा समझेंगे आगे, ज्यादा डिटेल यहाँ पे समझना नहीं, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखो, हमने क्या देखा था कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो किस तरह से वहां पे एक फूट डालो शासन करो की नीति, फिर 1909 के अधिनियम में देखा कि फूट डालो शासन करो की नीति को किस तरह से चरम सीमा पे लाया गया। और हमने देखा कि किस तरह से उसी पीरियड में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो भारत में राष्ट्रवाद का एक नया मोड़ आया था। क्या था वो नया मोड़ राष्ट्रवाद का? बंगाल विभाजन के बाद नया मोड़ क्या था? सर, स्वदेशी आंदोलन। वेरी गुड, स्वदेशी आंदोलन। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल स्वदेशी आंदोलन ही नहीं, स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हिला करके रख दिया, और प्लस उग्र राष्ट्रवाद, जिसे हम कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद। हाँ, राष्ट्रवाद। और हमने देखा कि उग्र राष्ट्रवाद को फूट डालने के लिए भी प्रयास किया गया, जिसका परिणाम हमें सूरत विभाजन के तौर पे देखने को मिला था। बात समझ में है? तो किस तरह से ब्रिटिश अपने आप को साध रहा है भारत में, वो मेन चीज है कि वो अपने हित को साधने के लिए जो भी उपाय हो सकता है वो कर रहे हैं। तो यहां देखो, अब 1919 की अधिनियम तक आते आते परिस्थितियां बदल चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विश्व में एक व्यापक संघर्ष छिड़ चुका है, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कब स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ये 1914 में 28 ठीक है, जुलाई को शुरू हो गया था ये 1914, और ये चला था कब तक? नवंबर 1918 तक। ठीक है, ये चला था नवंबर
नवंबर 1918 तक चला था। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये केवल विश्व को प्रभावित नहीं कर रहा है, इसमें चूंकि भारत भी उपनिवेश है ब्रिटिश का, तो भारत भी शामिल है अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के साथ इस वार में। तो इसका भी इम्पैक्ट बना। आप देखते हैं कि किस तरह से गांधी जी ने भर्ती करने की बात की सेना में, तो एक भर्ती का सर्जेंट कहा गया उनको, ये सब इतिहास विषय में पढ़ेंगे। लेकिन जो विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां है वो भी काफी प्रभावित किया था। खास करके देखो, वर्ल्ड वार से जो एक उत्पन्न परिस्थितियां थी, और ये जो एक आप लोगों ने मेसोपोटामिया आयोग का नाम सुना है? मेसोपोटामिया आयोग नहीं सुना होगा। मेसोपोटामिया आयोग, ठीक है, ये 16-17 का घटना है, वर्ल्ड वार से ही जुड़ा हुआ है। 16-17 का घटना है, और इसमें देखो ये आयोग जो रिपोर्ट दिया था, ये बनाया क्यों गया था कि जो मेसोपोटामियाई क्षेत्र है वहां पे जो तुर्की का जो किस तरह से मेसोपोटामिया प्रथम वर्ल्ड वार में प्रभावित हुआ, वहां पे किस तरह से जो एक व्यापक महामारी टाइप की स्थिति उत्पन्न हुई या तुर्की का प्रभुत्व हुआ, तो ये सब चीजें किस पर थोपा गया, इसकी जो जिम्मेदारी थी ये किस पे थोपा गया? चूंकि भारत में जो ब्रिटिश शासन कर रहा है उसी को ये अधिकार था कि हाँ, उसी को नहीं तुर्की पे तो थोपा गया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसको थी? भारत में जो ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, भारत में भारत सरकार पे इसका दायित्व था। अभी हम भारत सरकार की बात करें तो हम आज की भारत सरकार, ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रिटिश, ठीक है ना। ये जो ब्रिटिश सरकार है उस पे दायित्व था मेसोपोटामिया को किस तरह से संचालित करना है, किस तरह से वहां की व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन इससे इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जिस तरह से मेसोपोटामिया को हानि हुई है, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ब्रिटिश शासन भारत में अक्षम है। मतलब ये वास्तविक में शासन करने लायक नहीं है, ठीक है। तो इससे एक व्यापक प्रभाव पड़ा, और इसके कारण ये कोशिश किया गया कि किस तरह से हम भारत में भी एक सुधार की प्रक्रिया लाएं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, एक तो इस आयोग के कारण, दूसरा क्या है, आयोग के साथ साथ दूसरा ये हुआ कि किस तरह से हमने देखा कि जो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, मेसोपोटामिया आयोग का प्रभाव। एक पॉइंट इसको मैंने समझा दिया, हालांकि लिख लीजिए मेसोपोटामिया आयोग का प्रभाव, मेसोपोटामिया आयोग का प्रभाव। लिख लिया आप लोगों ने? देखो, इसके बाद जो कुछ परिस्थितियां हैं भारत की, इसमें अब हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो प्रभाव डालेगा वो क्या है। हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रवाद में एक व्यापक मोड़ आया था, वो यहाँ पे सुधरने लगेगा। जैसे उदारवाद और उग्रवाद, जिसे हम कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद, उग्रवाद न लिख करके उग्र राष्ट्रवाद लिखिए, उग्रवाद सही नहीं है सेंटेंस, उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद। और दूसरा आप ये देखिए कि जो हम देखते हैं कि लीग यानी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये जो दोनों के रास्ते कुछ अलग अलग हो गए थे, ये फिर आकर के कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से एक साथ जुड़ जाता है। बात समझ रहे हैं? 1960s के में आकर के इन लोगों का, तो इसका भी प्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। एक हमने देखा कि विश्व युद्ध चल रहा है, और विश्व युद्ध के कारण जो भारत आसपास के क्षेत्र में, जैसे बर्मा पे ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, यानी भारत सरकार का शासन है। मेसोपोटामिया यानी अफगानिस्तान, इराक, ईरान के तरफ जो ब्रिटिश कॉलोनीज है,
उस पे भारत सरकार को ही शासन करना था, लेकिन वहां पे जो व्यवस्था उत्पन्न हुई उसके लिए दोषी ठहराया गया था। तो और इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे और घटनाएं हैं। अब इसमें देखो, एक उस समय रॉलेट एक्ट भी लाया गया था, तो लेकिन रॉलेट एक्ट का हम इस पे उतना प्रभाव नहीं जिक्र करेंगे कि रॉलेट एक्ट हुआ था 8 मार्च को, ठीक है, 1919 को। लेकिन हम देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम है वास्तविक में लाया गया था ये 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ था। इसे मतलब पारित किया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 21 में आकर के। तो इसका मतलब ये है कि कुछ रॉलेट एक्ट की पृष्ठभूमि जो बन रही थी उससे भी ये प्रभावित है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रॉलेट एक्ट से हम बुरी तरह से कहेंगे प्रभावित नहीं है, लेकिन देखो इसको बेसिकली जो मुख्यतः अगर हम बात करेंगे, मुख्यतः 1919 का जो अधिनियम है, 1919 का जो अधिनियम है ये मुख्यतः 1918 में आप पहले लिख लीजिए, 1918 में इस पे क्या हुआ था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, अभी मैंने लिखा था मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, इस पे आधारित था, ठीक है। लेकिन आखिर ये रिपोर्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा कि फिर उग्रवाद और जो उदारवादी राष्ट्रवादी है एक साथ हो गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो गया, विश्व युद्ध का प्रभाव है और विश्व युद्ध से उत्पन्न इस परिस्थितियां हैं। भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रहा है कि राष्ट्रवादी को किस तरह से पकड़ करके नजरबंद किया जाए, उसके लिए एक्ट लाना था। तो ये तमाम परिस्थितियां ऐसी पृष्ठभूमि बनाई कि भारत में अधिकार की मांग और व्यापक हो गई। इन तमाम पृष्ठभूमि के कारण अधिकार की मांग और व्यापक हुआ, और ये इतना व्यापक हुआ कि 1909 को पीछे छोड़ करके आगे आने की बात कर रहा है। तो इसी मांग के आधार पर, इन परिस्थितियों के आधार पर, एक आप वहां पे पॉइंट लिख लीजिए, स्टार लगा करके पॉइंट लिखिए, स्टार लगा करके लिख लो पॉइंट। देखो, भारत सचिव कौन थे उस समय? भारत सचिव कौन थे? मोंटेग्यू। भारत सचिव लिख लीजिए, भारत सचिव मोंटेग्यू ने 20 अगस्त, याद रखना इस पॉइंट को, 20 अगस्त 1917। इसीलिए मैंने बोला कि रॉलेट एक्ट का कम प्रभाव इस पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि पहले से बनने लगी थी 1919 के अधिनियम का। बाद में रॉलेट एक्ट बुरी तरह से प्रभावित किया था, तो भारतीय राष्ट्रवाद काफी उग्र हुआ था, ठीक है। तो उसका अप्रत्यक्ष हम प्रभाव इस पर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं था, नहीं लिखना है, अप्रत्यक्ष प्रभाव था। देखो 1919 को इन्होंने, मोंटेग्यू ने कहते हैं कि एक तरह से भारत सचिव थे, ब्रिटिश सरकार को सुधार का एक प्रस्ताव दिया था। इसे मोंटेग्यू की घोषणा कहा जाता है, लिख लीजिए, मोंटेग्यू की घोषणा। ये घोषणा क्या है? इसने ब्रिटिश सरकार को भारत सचिव मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ठीक है, भारत में सुधार के लिए, भारत में संवैधानिक सुधार लिखना, संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव पारित किया था ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, प्रस्ताव दिया था इसने, ठीक है। तो इसी प्रस्ताव को मोंटेग्यू की घोषणा कहा जाता है। तो याद रखना कि मोंटेग्यू ने अपनी घोषणा कब जारी किया था? तो 20 अगस्त 1917 को। देखो, मैं बार बार आप लोगों को पता होगा कि पिछले भी क्लास में मैंने बात किया था
ऑस्ट्रेलिया, याद है ऑस्ट्रेलिया। और बताया था कि जिस तरह से डोमिनियन है, ये सब क्या है, यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस दिया गया था, डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। तो भारत में भी अभी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही कि भारत को स्वतंत्र कर दीजिए। भारत में जो खास करके जो उदारवादी राष्ट्रवाद था, जो उदारवादी पक्ष के लोग थे, ये आप लोगों को बताया कि अमेरिकी क्रांति की किस तरह से भारत में कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, वो भारत ने अपनाया था। तो भारत भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है। और याद रखिए, जो भारत सचिव मोंटेग्यू ने जो घोषणा की थी, तो लिख लीजिए, सर्वप्रथम इस घोषणा में भारत को डोमिनियन का मतलब क्या होता है, इसका एक तरह से कहिए स्वशासन। स्वशासन मतलब आप भी शासन में भागीदारी है। स्वशासन का मतलब स्वतंत्रता नहीं है यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना, स्वतंत्रता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किस तरह से भारतीयों को शासन प्रणाली में और अधिक से अधिक जोड़े, चाहे वो परिषद में हो, चाहे वो प्रांतीय परिषद में, ठीक है। ये इसका मतलब, स्वशासन का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। स्वशासन का मतलब अपना शासन से है, और अपना शासन का मतलब कि शासन की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना, ठीक है। स्वशासन और स्वराज अलग है ना सर? हाँ, स्वराज एक अलग चीज है। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, ठीक है। स्वराज कहीं ना कहीं एक आजादी की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। तो ये जो घोषणा है, तो इसी में लिख लीजिए कि मोंटेग्यू घोषणा में सर्वप्रथम भारत के लिए डोमिनियन भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, या बात की गई, ठीक है, कि भारत को भी हम अन्य प्रांत जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया है को जो हमने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है, इसी तरह से हम भारत को दर्जा देंगे, ठीक है। और उसके बाद मोंटेग्यू भारत आया था, और मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिल करके इस सुधार का खाका तैयार किया था, ठीक है। और ये सुधार का खाका कब पारित किया गया था? जो मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिल करके सुधार बनाया था, सुधार का खाका तैयार किया था, वो कब पारित किया गया? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक रिपोर्ट तैयार किया था, रिपोर्ट ये जुलाई में लाया गया था, रिपोर्ट जुलाई 18 जुलाई 1918 में पारित किया गया था। लिख लीजिए, इसके बाद यहीं पे ऐड कर लीजिए, ऐड करके लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 इसी रिपोर्ट पे आधारित था, ब्रैकेट क्लोज कर देना, मतलब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 के रिपोर्ट पर आधारित है, याद रहेगा, जिसे लिख लेना। देखो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड यानी कि ये सुधार जो लाया गया था, मैंने बताया कि 23 दिसंबर 1919 ठीक है, 1919 नहीं, जुलाई तो ये हो गया ना, जुलाई में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के आधार पर लिख लीजिए, इसी रिपोर्ट के आधार पर 23 दिसंबर 1919 को लिख लो पूरा स्टेटमेंट। 23 दिसंबर 1919 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। 23 दिसंबर 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या कर दिया गया? पारित किया गया, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था? ब्रैकेट में लिख देना, ये लागू हुआ था 1921 में, याद रखना है। इसमें भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, उठा करके देख लो क्वेश्चन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 में।
ठीक है, इतना समझ में आया? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाता है हिस्ट्री कुछ ज्यादा समझाने लगता हूं तो बाउंस तो नहीं होता है ना कि अच्छा लगता है? आप लोग चाहे तो कैमरा अगले क्लास से जब पेमेंट हो जाएगा तो कैमरा ऑन करवाऊंगा मैं क्लास में सबका। ठीक है, तो याद रखना क्लास का मतलब है टीचर और स्टूडेंट का अरे आमने सामने नजर मिलना चाहिए। ठीक तो है, फिर से इसको बता दीजिए, क्या फिर से इसको बता। आवाज समझ में आ रहा है कि क्या कह रही है? कोई दूसरा कोई बताए, मेरे समझ में नहीं आया। एक बार और बोलिए, माइक थोड़ा सा अलग रखिए, माइक थोड़ा सा अलग रख के बोलिए तो। सर फिर से समझाइए। किसको फिर से समझाऊं ये बताइए? 1919 का अधिनियम। देखो 1919 के अधिनियम के प्रावधान पे अभी आए ही नहीं है। मैंने ये बताया कि 1919 का जो अधिनियम है ना वो कई कारकों से प्रभावित था। जैसे वर्ल्ड वार हो रहा है तो वर्ल्ड वार ऐसा नहीं है कि केवल वर्ल्ड वार का मतलब ये है कि भारत और भारत के बाहर भी युद्ध हो रहा है, और भारत उसमें अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का गुलाम है भारत उस समय, तो भारत भी शामिल है। और जो भारत में ब्रिटेन शासन कर रहा है उसका शासन बहुत बड़ा था, जैसे अफगानिस्तान वगैरह के तरफ मेसोपोटामिया के क्षेत्र है, उन तमाम परिस्थितियों के तरफ भारत सरकार का ही नियंत्रण था। तो ये जो वहां पे तरक्की का प्रभुत्व या फिर वहां पे जो एक विकाल परिस्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसके लिए भारत सरकार को जिम्मेदार बनाया गया और कहा कि इसकी जो पॉलिसी ऐसी है कि ये भारत में शासन करने लायक ही नहीं है। तो मेसोपोटामिया आयोग से भी प्रभावित था। तो उससे ये समझ में आया कि भारत के लिए एक बेहतर शासन बनाया जाए। दूसरा मैंने बताया कि जो हिंदू और मतलब एक तरह से कहें कि जो राष्ट्रवाद में मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस दोनों में जो अलगाव हुआ था वो फिर एकजुट हो गए। उग्रवाद उग्रवाद जो नेशनल मूवमेंट है, उग्रवाद का जो तरीका था कि किस तरह से हमने देश को स्वतंत्र करना है, पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा समझा था। और उदारवाद, ये जो दोनों राष्ट्रवादी का रास्ते अलग हो गए थे फिर आपस में एकजुट हो गए और भारत में व्यापक परिस्थितियां उभरने लगी थी और अधिक अधिकार की मांग होने लगा था। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक प्रस्ताव रखा था जिसे मॉन्टेग्यू की घोषणा कहते हैं, और ब्रिटिश सदन में प्रस्ताव रखा था कि भारत में सुधारवादी प्रतिक्रिया को अपनाया जाए और भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। ठीक है, और इसी आधार उसके बाद जब मॉन्टेग्यू भारत आया था तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार किए थे कि किस तरह से भारत में एक सुधारवादी प्रक्रिया को यानी संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इन लोगों का जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था वो जुलाई 1918 में रिपोर्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट पर आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1919 को पारित हुआ था और इसे लागू किया गया था 1921 से। अब क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब इसके लिखिए, इसके प्रावधान। प्रावधान इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखते हैं अब। प्रावधान, प्रावधान में देखो सबसे पहला प्रावधान लिखिए कि इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन उत्तरदायी शासन उत्तरदायी शासन भारत में लिख लेना, भारत उत्तरदायी शासन उत्तरदायी शासन की नींव रखी गई की नींव रखी गई। ठीक है, भारत सचिव का गठन कब किया गया था? भारत सचिव जो एक अलग संस्थान बना था वायसराय की सहायता के लिए, वो कब बनाया गया था?
1858। वेरी गुड, 1858। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो, आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे उत्तरदायी शासन बनाया जाएगा, तो यहीं पर नोट डाल करके लिखिए। लिखो इस प्रकार, इसी में ऐड कर लो या नोट डाल करके लिख सकते हैं इस प्रकार। इस प्रकार पहला पॉइंट लिख लो, पहला इसमें उत्तरदायी सरकार में पहला, जो भारत सचिव थे, भारत सचिव, इसके खर्च कहां से दिया जाता था ये बताओ। भारत सचिव का खर्च कहां से दिया जाता था? भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से। इसका जो खर्च दिया जाता था वो भारतीय राजस्व राजस्व से दिया जाता था। अब क्या कर दिया गया, 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा भारतीय राज्य सचिव का खर्च ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राजस्व पर, ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। अब कौन देगा? ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश राजस्व। ठीक है, अब ऐसे लिख लेना कि अब भारत सचिव का जो खर्च है वो भारतीय राजस्व से नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और इसी समय दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी समय एक भारत परिषद का गठन हुआ था, याद है? भारत परिषद। यस सर, 15 सदस्य थे इसमें। हाँ, वेरी गुड, भारत परिषद। उसके सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? अब देखो, उत्तरदायी शासक है, सरकार बनाया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम भारतीयों को स्थान देंगे और ब्रिटिश की जो स्थिति है उसको थोड़ा कमजोर किया जाएगा। ठीक है, तो भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, अब ये कहा गया कि इसमें जो भारतीय परिषद के जो सदस्य होंगे उसके अधिकतम सदस्य, अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 12 होगी, या कम से कम कितना होगा? 8 सदस्य होंगे। तो लिख लो यहां पे भारत परिषद की सदस्यों की संख्या 8 से 12, ब्रैकेट ऐसे लिख लेना, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 निर्धारित कर दी गई। ठीक है, निर्धारित कर दी गई। देखो, इसमें जो काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसमें जो आपके जो बुक में लिखा होगा कि शुरुआत कराए केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची और पहचान करके, ये सब चीजों पे हम बाद में आएंगे। पहले कुछ जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको समझते हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखो, इस अधिनियम द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, इस अधिनियम द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, नेक्स्ट पॉइंट बना लेना। उत्तरदायी शासन की नींव है तो स्वाभाविक है, तो इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, प्रणाली की शुरुआत की गई। अच्छा, ये बताओ, भारत में महिलाओं को चुनाव का अधिकार कब दिया गया था? उन्नीस 1935। मैंने जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को समझिए, मैंने पूछा कि भारत में महिलाओं को, ठीक है, चुनाव का अधिकार, और कोई तो सर, बताइए आंसर। तो और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई तो 1919 ही होगा। क्यों अभी बदल क्यों गया? और कोई बताइए, महिलाओं को, भारत में महिलाओं को चुनाव का अधिकार कब दिया गया? बताइए। देखो,
ये सब चीजें क्लियर रखिए, समझे। किताब में सीधा लिख देता है कि 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में महिलाओं को चुनाव का अधिकार दिया गया। एक तरह से क्वेश्चन देखा जाए तो इसका आंसर 1919 और 1935 लगा दे लोग तो वो क्या गलत करेगा। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि केंद्र में या प्रांत में, केंद्र में या प्रांत में, क्योंकि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस सदन की स्थापना होती है? द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना होती है। देखो, द्वैध शासन और द्विसदनीय व्यवस्था। 1935 में हाँ, क्या 1935 में? द्विसदनीय 1935 और 1919 में केंद्र में द्विसदनीय। हाँ, दो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है 1919 में। तो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। दोनों सदस्य है राज्य परिषद, जिसे हम ऊपरी सदन कहते हैं, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे केंद्रीय विधान सभा कहेंगे, जो निम्न परिषद है, आज का जैसे लोकसभा है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये नहीं दे रहा है कि महिलाओं को मताधिकार केंद्र में या प्रांत में। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान दे, देखिए बुक में जब पढ़िएगा तो कई सारी किताब में लिखा होगा कि महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ठीक है, लेकिन याद रखना ये केंद्र के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। केंद्र के लिए कोई स्पष्ट नहीं लिखा था, और प्रांतों के लिए भी ये दायित्व छोड़ा गया था। किस पे दायित्व छोड़ दिया गया था? प्रांत की सरकार पे, ठीक है। जो प्रांत के जो सरकार है उस पे ये छोड़ दिया गया था कि आप डिसाइड करिए कि क्या आप अपने प्रांत में महिलाओं को चुनाव का अधिकार देंगे या नहीं देंगे, शर्त के आधार पे। शर्त क्या? संपत्ति है, शर्त क्या है? शिक्षा है, शर्त क्या है? एज है, ठीक है। और ध्यान रखना, भारत में पहला प्रांत वो प्रांत है, स्टार लगा करके लिख लो, मद्रास, जिसमें 1919 में ही महिलाओं को निर्वाचन का चुनाव का अधिकार दिया था, ठीक है। पहला प्रांत कौन सा है? मद्रास। और दूसरा? मुंबई। जो मन में आए वो बोल दो, कुछ तो सही होगा, है ना। त्रावणकोर, ठीक है, 1920 में। ये समझ में आया? ये कंफ्यूजन दूर हुआ? तो लिख लीजिए प्रत्यक्ष। फाइनली क्या? हाँ, फाइनली क्या 1919? हाँ, 1919 ही लिखेंगे ना? हाँ, 1919 में लिख दीजिएगा प्रांत ब्रैकेट में, इसीलिए मैंने इतना समझाया है, ठीक है। और ये दायित्व तो किस पे छोड़ा गया था? इतना जो इतिहास समझाया है आप लोगों को, क्यों समझाया है? ठीक है ना। इसमें ऐसा केंद्र पे दायित्व छोड़ा गया ना? नहीं, रेस्पेक्टिव प्रांत पे दायित्व छोड़ा गया कि वो। हाँ, देखो इसमें वो जो रेस्पेक्टिव प्रांत थे, हाँ, जो प्रांत थे वो रेस्पेक्टिव प्रांत थे, उनकी इच्छा पे थी कि हाँ, वो चुनाव में महिलाओं को मताधिकार दे रहे हैं। दे या ना दे, वो प्रांत आपने पे जो छोड़ समझाया दिया उसका गया। जिस। हाँ, बिल्कुल जी। और बिल्कुल। केंद्र में क्या स्थिति थी सर? केंद्र में अभी नहीं। केंद्र में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा, जब सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं सर, चुनाव में भाग लेने के अधिकार की बात कर रहे हैं ना सर? क्या? अभी क्वेश्चन क्या है कि चुनाव में भाग लेने का अधिकार महिलाओं को कब मिला? तो 1919 में प्रांत में पहली बार, मद्रास में दूसरे में तब। हाँ, 1919 में आप लिख लीजिए। और केंद्र में सर क्या परिस्थिति थी? वो 1919 में तो लागू नहीं हुआ ना, 1935 में हुआ ना सर? हाँ, 35 में। तो मेरा जवाब पार्शियली सही था। हाँ, पार्शियली, इसीलिए तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन, इसलिए ऐसे जब क्वेश्चन आए तो इसीलिए मैंने बोला है कि आंसर पूछिए, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछिए, केंद्र में या प्रांत में। जी सर। बात समझ में? यही सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। इंटरव्यू में जब जाते हैं और जब ऐसे आप जवाब देते हैं ना, तो उसका एक अलग इंप्रेशन होता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए मैं साथ के साथ ये सब चीजें चेक करते रहता हूँ। चलिए, एक ये लिख लिया, तो लिख लीजिए इस अधिनियम द्वारा। हाँ, क्या बोलिए? सर,
चुनाव में जो महिलाओं को अधिकार दिया गया तो 1919 में ही दिया गया। क्या 1919 में क्या? मद्रास और त्रावणकोर में महिलाओं को जो मताधिकार दिया गया ये 1919 में ही दिया गया। हाँ 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 हाँ, मद्रास ने 1919 में ही 19 में ही महिलाओं को अधिकार दे दिया था। क्योंकि मैंने क्या बताया, देखो आप जब कुछ किताबें पढ़ेंगे, शायद आपके जो टीएमएच लक्ष्मीकांत थे उसमें नहीं लिखा गया है कि महिलाओं को चुनाव का अधिकार दिया गया है। जहां तक मैंने टीएम लक्ष्मीकांत पढ़ा है उसमें नहीं है। आप लोगों की किताब में है कि इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। लक्ष्मीकांत में पढ़ा आपने? नहीं दिया है। ठीक है, एक बार पढ़ना और बताना। मेरे पास बुक लगी। हाँ, तो उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि इस अधिनियम में महिलाओं को चुनाव का अधिकार, देखो महिलाओं के चुनाव के अधिकार के लिए 1918 में ब्रिटेन में महिलाओं को चुनाव का अधिकार दिया गया था। बात समझ रहे हो? और ये स्थिति उपनिवेश पे लागू नहीं किया। उपनिवेश पर लागू हुआ था 1919 से लेकर के 1927 तक। जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय में कहा जाता था कि ब्रिटिश का उपनिवेशवाद इतना बड़ा था कि उसका कभी सूरज अस्त नहीं होता था साम्राज्य का। तो साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो 37 तक शुरू किया। लेकिन भारत में ये कहा गया 1919 के अधिनियम द्वारा खुला एक छूट दिया गया। अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो प्रांत सरकार को यह छूट दिया गया कि आप चाहें तो महिलाओं को चुनाव का अधिकार दे सकते हैं, ठीक है। और ये अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य मतलब कि प्रांत था, वो था मद्रास, ठीक है, जिसने 1919 में ही महिलाओं को चुनाव का अधिकार दे दिया था, ठीक है। दूसरा था त्रावणकोर। तीसरा कौन था? तीसरा था कौन, एक पता नहीं, तीसरा याद नहीं आ रहा है मुझको। एक मद्रास है, दूसरा है त्रावणकोर 1920। देख लेना, नेट पे मिल जाएगा, ठीक है। और देखो 1924 में एक जांच समिति बनाई गई थी। 1924 में एक जांच समिति बनाई गई थी। ये जांच समिति था कि केंद्र में महिलाओं की भागीदारी, केंद्र में महिलाओं की चुनाव की भागीदारी। और बाद में इस पे चर्चा किया गया था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में भी भागीदारी पे चर्चा हुई थी। और तब जाकर के हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में लगभग 28% महिला, मात्र 28% महिलाओं को, समझ में आया, महिलाओं को केंद्रीय चुनाव में, ध्यान रखना, केंद्रीय चुनाव में हिस्सा लेने का यानी कि मताधिकार दिया गया। अब समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये? या उलझ गए? किसका क्लियर नहीं हुआ ये बताओ। सर ठीक है ना, 1919 में प्रांतों में महिलाओं को अधिकार दिया और केंद्र में 1935 में दिया गया चुनाव में। हाँ, बस इतना ही समझिए। और क्या साक्षी, आप क्या कह रही हैं? आपकी तो आवाज इतना क्रैक होती है ना कि मैं खुद टेंशन में आ जाता हूँ कि क्या पूछा आपने। साक्षी मैम को मैं एक बूस्टर ऑर्डर कर देता हूँ, वो क्या कहते हैं, वो इंटरनेट बूस्टर। हाँ हाँ, बोलिए साक्षी, बोलिए। पता नहीं। ठीक है, चलो देखो। त्रावणकोर में कब दिया गया? त्रावणकोर क्या? त्रावणकोर को चलो ठीक है न, दोबारा से पूछ लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाह रही हैं? ठीक है, तो लिख लेना कि महिलाओं को जो चुनाव का अधिकार दिया गया था। हाँ हाँ, बोलिए।
आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पूछ रहे त्रावणकोट में कर दिया गया, यहाँ तो मद्रास में 1919 में दिया गया, त्रावणकोट में कर दिया गया 1920 में। बाद में धीरे धीरे और प्रांतों में, बाद में धीरे धीरे और प्रांतों में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो लिख लेना, वहां पे महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ब्रैकेट में लिख लो, महिलाओं को मताधिकार दिया गया इस अधिनियम द्वारा। महिलाओं को मताधिकार और लिख देना दिया गया, और ब्रैकेट में लिख दो, यह व्यवस्था प्रांतों पर छोड़ दी गई। यह व्यवस्था प्रांतों पे छोड़ दी गई, और लिख देना पहला प्रांत मद्रास था, मद्रास, जिसने 1919 में महिलाओं को मताधिकार दिया। ऐसे लिखो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो। देखो, अब इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। लिखो, इस अधिनियम द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम मतलब 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली एक्सटेंड कर दिया गया और जगह। हाँ, निर्वाचन प्रणाली को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को बढ़ा दिया गया और किसको इसमें जोड़ दिया गया। इसमें जोड़ा गया था, एक तो लिख लीजिए सिख को, दूसरा लिख लीजिए भारतीय ईसाई। इसके बाद आप भारतीय ईसाई के बाद देखेंगे आंग्ल भारतीय और यूरोपीय। ठीक है, आंग्ल भारतीय, ठीक है, यहां तक इसको बढ़ा दिया गया। यानी जो सांप्रदायिक, किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? आसान क्वेश्चन। 1919 के या 1909 के, 1935 के, ऐसे ऑप्शन रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? 1909 के अधिनियम द्वारा। आसान क्वेश्चन है। 1909। तो इतना लिख लिया। अब चलो थोड़ा सा हम एक बड़े पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, बड़े पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक पॉइंट लिख लो, इस अधिनियम द्वारा एक मिनट पहले समझ लो, मैं एक चीज समझा दे रहा हूं। दो टर्म हमारे पास यहां पे आएगा। पहला टर्म आएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, जिसे हम डबल हाउस भी कहते हैं, डबल हाउस सिस्टम। अब यहां पे देखो, और एक आएगा द्वैध शासन। ठीक है, इसे डायरकी कहते हैं, द्वैध शासन। दोनों में अंतर क्लियर है? पहले ये बता दो, द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था सबको क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन में मत पड़ना, कई बार लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जैसे देखो, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ होती है? तो केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था की शुरुआत हुई, और द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ होता है? प्रांत में। ध्यान रखना, किस अधिनियम द्वारा? द्वैध शासन की शुरुआत प्रांत में। हाँ, 1919 के अधिनियम। ठीक है,
ठीक है, तो एक पॉइंट बना लो, देखो 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई एवं प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा क्या है द्विसदनात्मक व्यवस्था और द्वैध शासन। ठीक है, लिखिए 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। एवं प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। लिख लिया? ऐसे लिख लेना जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, कॉपी में इस तरह से डायग्राम बना बना करके लिखोगे तो शब्द कम हो जाएगा, रिवीजन करने में मजा आएगा। ठीक है, इधर लिख लो 1919 और ऐसे लिख लो द्विसदनात्मक व्यवस्था, डैश लगा के लिख लिया केंद्र, द्वैध शासन डैश लगा के लिख दिया प्रांत। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब चलो हम पहले द्वैध शासन नेक्स्ट पॉइंट बनाइए और लिखिए 1919 अधिनियम द्वारा द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया गया था, इसमें क्या था? देखो द्वैध शासन का मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक मतलब आज का जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, इसका जो अगर हम वास्तविक में शुरुआत देखें तो वो किस अधिनियम द्वारा हो जाता है? इसी अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो एक था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको आप लिख लीजिए राज्य परिषद, राज्य परिषद। ठीक है, ये अपर हाउस है, ऊपरी सदन, ऊपरी सदन। एक हाउस ये हो गया द्विसदनात्मक, एक सदन हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली, इसको आप लिखिए केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। ये आज का लोकसभा हो गया, ये निम्न सदन, निम्न सदन। अब समझ में आया कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब दो सदन, जो डबल हाउस है आजकल, काउंसिल ऑफ स्टेट आज का जो हमारा राज्यसभा है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज का हमारा लोकसभा है, निम्न सदन और उच्च सदन की स्थापना की गई। अब ऐसे ही पैर हाथ बनाना जैसे मैंने लिखा है। अब इसके नीचे जहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसमें जो सदस्यों की संख्या थी, लिख लेना कुल सदस्य 60, कुल सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई। ठीक है, 60। और ये जो 60 सदस्य है, 60 सदस्य को दो पार्ट में बांट लो, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड। निर्वाचित जो 60 में से निर्वाचित कितने होंगे? निर्वाचित सदस्य की संख्या होगी 34, और यहाँ पे गवर्नर जनरल जो वायसराय है उसके द्वारा मनोनीत होंगे, मनोनीत हो जाएंगे 26। ठीक है, अब देखो जो ये निर्वाचित सदस्य है 34, इसमें से 20 लिख लेना, इसमें पहला पॉइंट लगा दो 20 लिख लेना साधारण चुनाव क्षेत्र से, साधारण चुनाव क्षेत्र से चुन करके आएंगे, साधारण चुनाव के द्वारा 20 हो गया। इसके बाद 10 मुसलमान द्वारा चुने जाएंगे, इसमें भी 10 मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया, मुसलमान। 3 यूरोपीय, 3 यूरोपीय और 1 सिख। बोर्ड दिख रहा है ना? 1 सिखों के लिए। ठीक है, यानी स्कूल में से अभी जो कुल 60 है, 60 में से मैंने बताया कि 34 जो है
वो निर्वाचित होंगे तो 20 थे साधारण चुनाव द्वारा, साधारण चुनाव, 10 था मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है, और 3 मैंने बताया यूरोपीय और 1 बताया सिख के लिए। क्लियर, लिख लिया ये। और दूसरे तरफ जो हमने, हाँ दूसरे तरफ हमने लिखा मनोनीत जो 26 सदस्य थे, उस 26 सदस्य में लिख लीजिए, 2 पार्ट में इसको बांट लेना है। पहला लिख लो, इसमें से 19 पदाधिकारी और 7 अशासकीय, 19 थे, ये पूरा का पूरा पदाधिकारी होगा, ब्रिटिश गवर्नर द्वारा चुने जाएंगे। ये लिख लेना, गवर्नर जनरल द्वारा या वायसराय द्वारा मनोनीत, वायसराय द्वारा, ब्रैकेट में लिख देना मनोनीत है किसके द्वारा, वायसराय। और 7 अशासकीय, 19 शासकीय, शासकीय है और 7 अशासकीय, अशासकीय, ठीक है, ऐसे बांट लेना। अशासकीय क्या मतलब हुआ सर? देखिए शासकीय मतलब पदाधिकारी कहने का मतलब हुआ कि जो वो बेसिकली जो 19 लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार से सदस्य होंगे, ठीक है, जो शासन में है। और अशासकीय मतलब 7 लोग हैं, ऐसे लोग होंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफी करीबी है, चाहे वो किसी राजवाड़े के सदस्य हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं, या किसी मतलब कि उपनिवेशवादी शासक को सहायता पहुंचाने वाले जमींदार हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोगों को भी वायसराय मनोनीत कर सकते हैं। क्लियर? जी हाँ जी, ये इतना लिख लेना। इसके नीचे का स्ट्रक्चर मैं अभी बना रहा हूं, उसके बाद आगे हम लिखते हैं। देखो, और केंद्रीय जो विधानसभा है इसमें कुल सदस्य लिख लो, कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 145, 145। देखो ये याद रखना, और याद रहे न रहे ये जरूर याद रखना, 145 और कुल सदस्य संख्या 60, ठीक है, ये जरूर याद रखना। देखो मैं एक चीज बता दूं, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पता है आप लोग मेंस का पूरा एक आर्टिकल हो रहा है आपका, वो दिन दूर नहीं है। आप लोग अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन देखे होंगे तो एक बार शायद 1935 या 1919 के अधिनियम के बारे में पूरा डिटेल पूछ दिया था। तो जिस तरह से अब आपके ऑप्शनल मेंस के जो सिलेबस में बदलाव करेंगे, आपको क्या बोला गया है कि हिस्ट्री के जो पहला क्वेश्चन होगा कंपलसरी होगा, और वो उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहां से कुछ भी क्वेश्चन कह देगा कि 1919 के प्रमुख सुधारों पर चर्चा कीजिए, बात समझ रहे हैं, 1935 के अधिनियम पर चर्चा कीजिए। क्यों नहीं पूछ सकता है वो? जी सर। क्यों नहीं पूछ सकता आपसे? चाहे आप यूपीएससी दीजिए, चाहे यूपीपीसीएस दीजिए, चाहे बीपीएससी भी दीजिए। अब वो जमाना गया बीपीएससी में कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रट करके हिस्ट्री के चले जाते थे और मजे से लिख करके आ जाते थे। पसीना छूटेगा, 68 वाला मेंस होने दो ना, तब लोगों को औकात दिखेगा, ठीक है। एक बार इस बार तो ऑब्जेक्टिव कर दिया है ना? क्या? नहीं, मेंस की बात, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीएस की बात कर रहा हूं। जीएस में क्यों नहीं पूछ सकता है आपसे कि 1919 के अधिनियम पर चर्चा कीजिए? पूछ सकता है। मुझे भी पता है कि ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है, मैं जीएस की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए ये मत सोचो कि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं और मेंस का। पूछ सकता है। क्या? जीएस के हिस्ट्री वाला सेक्शन, जीएस के हिस्ट्री सेक्शन में क्यों नहीं पूछ सकता है? आप आराम से पूछ सकते हैं। तो देखो ये जो कुल 45 सदस्य है, बोला भी है कि वो सब में मतलब, हाँ स्टेटमेंट नहीं देखा उन्होंने क्या बोला कि अब हमें ऐसे लोगों को, मजाक करने वाले को, लोगों को नहीं लेना है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होगा, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए देंगे कि वास्तविक में जो योग्य अभ्यर्थी है उसका चयन करना है हमें, ठीक है। आज भी मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, लेकिन लोगों को नींद तब खुलती है, लोगों की नींद तब खुलती है जब जोर से झटका लगता है, ठीक है, उसको कहते हैं पुनर्जागरण। जब आप बस में चलते हैं ना तो बड़ी अच्छी नींद आती है और सो जाते हो, और जब सो जाते हो ना और कहीं ड्राइवर धोखा से जबरदस्त ब्रेक लेता है तो आपका सिर अगला सीट वाले से टकराता है जबरदस्त,
तो अपनी शर्म को छुपाने के लिए हम अगल बगल वाले को क्या पूछते हैं, भाई कहाँ पहुंच गए, समझ रहे हैं। तो अभी लोगों को झटका नहीं लगा है, अभी जोर का ब्रेक लगने वाला है 68 मेंस में, तब फिर लोगों की आंख खुलेगी, नींद में से जगेंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है। जो 67 बीपीएससी मेंस का ऑप्शनल में हुआ था, लोगों के पसीना छुड़ाने का काम किया था, और खूब ऑप्शनल में लोगों का क्वेश्चन छूटा था ना जी। आप लोगों के पास फोन नहीं आता होगा, लेकिन मेरे पास तो आता है। कुछ सब्जेक्ट है जहां पे जैसे मैथिली वगैरह सब्जेक्ट था, लोग रट करके चले जाते थे, पसीने छूट गए मैथिली के बच्चों के। तो ये सब सुधार जो अभी हो रहा है ना, ये सब सुधार बरसों पहले हो जाना चाहिए था कमीशन में। तो देखो कुल यहाँ पे जो कुल सदस्य है 145 है, इसको दो पार्ट में बांटिए। एक तरफ लिखिए 104। नंदिनी बड़ा खुश है, नंदिनी क्लास में हो या नहीं हो? नंदिनी क्लास में है आप? यस सर। नंदिनी खूब खुश है क्योंकि इसको अभी पहली बार देना है। तो जितना बदलाव करना है कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसी हिसाब से पढ़ेंगे अपना ये है कि नहीं। लिख लो 104 निर्वाचित, यस ये है सर। हाँ निर्वाचित, और 41 में लिख लेना मनोनीत। ये हो गया मनोनीत, ठीक है। मनोनीत में देखो दो पार्ट में बांट लो, मनोनीत में एक बांट लो 26 और एक कर लो 15। 26 में लिख लो शासकीय, मतलब मनोनीत है, और 15 में अशासकीय, अशासकीय, शासकीय और अशासकीय, ठीक है। निर्वाचित सदस्य जहां पे आपने लिखा है 104, इसमें 52 लिखिए साधारण निर्वाचन क्षेत्र, साधारण निर्वाचन से 52। दूसरा लिखिए 32 सांप्रदायिक क्षेत्र, 32 सांप्रदायिक क्षेत्र से सांप्रदायिक लिख देना, सांप्रदायिक क्षेत्र, और इसको दो पार्ट में बांट लेना। सांप्रदायिक क्षेत्र में 32 किया था, तो 30 मुसलमानों के लिए और दो किसको जोड़ेगा अब बताओ, यहाँ पे सिखों के एंग्लो लिए। इंडियन। सिख सांप्रदायिक है ना, तो 32 में अच्छा से सॉरी सर। हाँ 30 मुसलमान के लिए, दो सिख के लिए, ठीक है। और विशेष अब देखो 32 और इतना हो गया, अब जो बच गया हमारे पास वो बच गया 20 पहले लिखो 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र, ये हो जाएगा विशेष निर्वाचन क्षेत्र। तो 20 में कैसे कैसे विशेष निर्वाचन अब यहां पे आएगा जी, ठीक है, जिसमें लिख लो 7 लिख लो जमींदार, 7 हो गया जमींदार लैंडलॉर्ड, प्लस 9 यूरोपीय जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन लिख लेना, यूरोपीय इंडियन, और प्लस 4 भारतीय व्यापारी, 4 मर्चेंट क्लास के जो लोग हैं व्यापारी पर। ये क्लियर हुआ? देखो मैंने क्या क्या बताया कि जो केंद्रीय विधानसभा का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, निम्न सदन, उसमें टोटल सदस्यों की संख्या 145 है। 145 में से 104 निर्वाचित सदस्य होंगे, 41 मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत में से 26 ऐसे सदस्य होंगे 26 जो शासकीय होंगे, 15 अशासकीय होंगे, और 104 जो निर्वाचित होंगे, निर्वाचित में से 52 सदस्य ऐसे होंगे जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाएंगे, 32 ऐसे होंगे जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जो विस्तार किया गया है, जिसमें से 30 मुस्लिम के लिए और 2 सिख के लिए निर्धारित कर दिया गया, 20 है विशेष निर्वाचन क्षेत्र जिसमें से 7 लैंडलॉर्ड है, 9 यूरोपीय इंडियन जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं, और 4 व्यापारिक वर्ग हो गए। क्लियर? इतना फ्रेमवर्क तैयार कर लिया आप लोगों ने? ये बताओ, इसको डिलीट करूं? जी सर। सबने लिख Yes, लिया? ठीक है। जी सर। जी।
ठीक है, ठीक है। थोड़ा रुको। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसमें इसी के नीचे आप लोग डायग्राम बनाइएगा। मैंने बताया कि एक था हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ सर थोड़ा छोटा है मेरा, क्या क्या क्या, एक बार फिर से जो बोलिए। 20 वाला है। साक्षी मैम को कहना तो थोड़ी किसका, देखो मैं एक बार और बता दे रहा हूं। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो निम्न सदन है, सबसे लास्ट वाला, हाँ 20 वाला, क्या, जो 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र है उनमें जो नीचे वाला है। हाँ हाँ मैं वो बता दे रहा हूँ जिसमें मैंने बताया 104 वाला ना, 104 बताया कि जो निर्वाचित है, निर्वाचित में से मैंने बताया कि 52 जो है वो साधारण निर्वाचन क्षेत्र से, दूसरा मैंने बताया 32 सांप्रदायिक, जिसमें से 30 मुस्लिम के लिए, 2 सिख के लिए। इसके बाद मैंने बताया 20 जो है विशेष क्षेत्र से था, ठीक है, विशेष निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। इस 20 को हमने ऐसे बांटा था, 7 हो गया जमींदार, यही छूटा है ना आपका, लिख लीजिए 7 जमींदार लैंडलॉर्ड थे, 9 यूरोपीय इंडियन, जिसे हम एंग्लो इंडियन कहेंगे, यूरोपीय इंडियन, आगे चर्चा किया था हमने कि इसके द्वारा यूरोपीय इंडियन को भी दिया गया, और 4 भारतीय व्यापारी जो मर्चेंट क्लास के लोग थे, व्यापारी वर्ग। क्लियर? हाँ चलो ठीक है, आप उसी के नीचे आ जाइए जहां पे हमने द्विसदन का जो हमने बात किया, डबल हाउस का। तो एक तरफ हमने लिखा था काउंसिल ऑफ स्टेट, एक पार्ट था हमारा, और एक तरफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यही दोनों अभी पढ़ रहे थे। स्टार लगा करके लिख लो, स्टार लगा करके लिख लो। जो यहाँ पे जो सेंट्रल जो स्टेट है, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसकी सदस्यता जो दिया गया था, इसका जो सदस्यों का कार्यकाल, ध्यान रखना, सदस्यता कितने साल के लिए होता था, सदस्यता कितने वर्षों के लिए निर्धारित की गई इस 1919 के अधिनियम द्वारा, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष। भूल जाओ उसको, लिखो 5 वर्षों के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कहां और कहां बात कर दी है आप, काउंसिल ऑफ स्टेट में 5 वर्ष था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 वर्ष था, ठीक है, कार्यकाल इस साइड 3 वर्ष। अब याद रहेगा, 2 सदन है ना जी, 2 सदन में एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, जो आज का राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है। तो जो अपर हाउस है, जिसे हमने काउंसिल ऑफ स्टेट बोला, काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यता जो दिया गया था वो प्रायः 5 साल का था, ऐसा नहीं था कि बीच में नहीं हटा सकते थे, लेकिन 5 वर्षों के लिए, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 वर्ष के लिए। अब याद रहेगा, क्लियर? अब देखो इस सब के लिए भी एक अलग अलग प्रावधान किए गए थे, जैसे मतदाता कौन होगा, तो लिख दूं या छोड़ दूं, बोलो। मतदाता, ऐसे मतदाता, इसके लिए जो मतदाता निर्धारित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति, मैं स्टेट ऑफ इसकी बात कर रहा हूँ, काउंसिल ऑफ स्टेट में ऐसे मतदाता होना चाहिए जो 10 जिसकी जो आय है 10,000 वार्षिक आय होनी चाहिए, 750 रुपया वार्षिक भूमि कर देता हो, समझ रहे हैं? ऐसे लोगों को इसमें रखा गया था। दोनों ये है क्या? हाँ बोलिए, लिख लिए हैं, ठीक है। बोल रही हूँ जो बता रहे हैं तो मतदाताओं का, तो दोनों के लिए है काउंसिल। नहीं, उनके लिए अलग है, इसके लिए अलग है।
जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसमें ये रखा गया कि 10,000 वार्षिक आय, 10,000 वार्षिक आय और 750 रुपया वार्षिक भूमि कर। ठीक है, भूमि कर वार्षिक, ध्यान रखना, वार्षिक भूकर या भू राजस्व जो देता हो। यहाँ पे जो रखा गया था ना, इसके लिए जो मतदाता का जो मतदाता है उसके लिए एक अलग प्रावधान थे। इसके लिए रखा गया था कि जो 15 रुपया, मिनिमम 15 रुपया मासिक किराया देता हो, मासिक किराया देता हो, 15 रुपया वार्षिक नगर पालिका का कर देता हो, 15 रुपया वार्षिक नगर पालिका का कर चुकाता हो। इसके अलावा कहा गया कि 50 रुपया, जो यहाँ पे जो लैंड टैक्स रखा गया था वो 50 रुपया रखा गया था वार्षिक। ठीक है, कर भू राजस्व जो 50 रुपया वार्षिक भूमि कर देता हो, ऐसे लोगों को यहाँ पे रखा गया था। ये अगर ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, द्विसदनीय व्यवस्था समझ में आ गया, द्विसदनीय व्यवस्था के प्रावधान समझ में आ गए। ठीक है, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करिए। 15 रुपए वार्षिक जो सेकंड वाला लिखे है सर, उसमें क्या है? 15 रुपए वार्षिक 15 रुपया नगद कर। वार्षिक नगर 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 पालिका कर, नगर पालिका, नगर पालिका कर। ठीक है, इस तरह के कई सारे प्रावधान किए गए थे। देखो, इसके लिए काफी पढ़ना पड़ता है, समझ में आया? ये क्लियर है? अब एक लिखिए, यस सर। हाँ, अब एक फिर एक पॉइंट बनाइए, लिखो, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में, यानी 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध मतलब दायर की, द्वैध एक अलग है और द्विसदनीय अलग है। अब मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्वैध शासन की शुरुआत की गई प्रांतों में, ध्यान रखना, केंद्र में नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। क्लियर? सर हाँ, एक ना मिस करके, सेंटर ऑफ स्टेट में मतदाता 10,000 वार्षिक कर और 750 वार्षिक भू कर। हाँ। और लेजिस्लेटिव में मतदाता का क्या एलिजिबिलिटी था सर? 15 रुपया मासिक किराया देता हो। ठीक है, मतदाता 15 रुपया मासिक किराया देता हो, मासिक 15 रुपया, यस सर। 15 रुपया वार्षिक नगर पालिका कर देता हो, वार्षिक नगर पालिका किराया, और 50 रुपया वार्षिक भूमि कर। किताब को ढूंढ करके छान करके बताना ये सब। ठीक है, 50 रुपया वार्षिक भूमि कर सर। देता हो। 15 रुपया मासिक किराया, 15 रुपया वार्षिक नगर पालिका कर और 50 रुपये वार्षिक भूमि कर। भूमि कर, हाँ हाँ, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अब देखो, लिखो, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। स्टार लगा लो, डबल ट्रिपल, जितने स्टार लगाना है लगा लो। 69 में देखो, 67 में अगर आपने अभी तक पढ़ा यहाँ से, तो 67 68 में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के संवैधानिक सुधार तक का होता है प्रत्येक बीपीएससी में, और प्रत्येक कमीशन के पेपर में आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे 100% मिल जाएंगे, क्योंकि जितना मैं डिटेल से करवा रहा हूं काम, और यहाँ से 100% क्वेश्चन होता ही है। वो आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो, पता चल जाएगा। अब देखो, द्वैध शासन को समझो। द्वैध शासन को समझने के लिए इसमें ये करना होगा कि देखो, सबसे पहले क्या करा गया, जो विषय होता है, विषय मतलब जिसपे हमें शासन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे, तो विषयों को, कि जिस विषयों पे हमें शासन करना है, विषय, उसको 2 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, पहला था केंद्रीय
और दूसरा था प्रांतीय। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विषय। और कुछ केंद्र के पार्ट अलग होते हैं, जिसमें देखें जैसे केंद्रीय विषय में खास करके जो हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे विदेश नीति हो गया, विदेश नीति या विदेशी मामला कह सकते हैं, नीति, रक्षा हो गया, रक्षा, राजनीतिक संबंध, विदेश नीति प्लस राजनीतिक, हाँ, राजनीतिक संबंध। ठीक है, इसके अलावा जैसे देखो ये हो गया रक्षा, डाक, तार, ऐसे विषय आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे विषय जो प्रत्यक्ष रूप को उपनिवेशवादी शासक को प्रभावित कर सकता था, वो तमाम विषय कहाँ रखा गया, केंद्र अपने अंदर में रखा। ठीक है, क्लियर। जैसे सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक, हाँ, ऋण, तो अभी बता रहा है उस पे क्या लिखे हैं? दीवानी, क्या, एक मिनट, दीवानी, फौजदारी, कानून आदि, हाँ, पूछिए, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? तो स्ट्रक्चर बना है उसके ऊपर क्या लिखे हैं? क्या? प्रांतों के नीचे लिखे हैं स्ट्रक्चर बना है। हाँ, ये जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। तो देखो, द्वैत शासन लागू करने का मतलब क्या है कि शासन किस विषय पे हमें करना है। जैसे हम शासन करते हैं तो हमारा रक्षा नीति होता है, गृह पॉलिसी होता है, तो उसके लिए हम गृह मंत्रालय बनाते हैं, रक्षा के लिए हम डिफेंस मंत्रालय बनाते हैं, विदेश नीति हमारी होती है, उसके लिए हम फॉरेन मिनिस्टर रखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषयों को बांटा गया। तो कुछ विषय जो ऐसे विषय मैंने बताया जो डायरेक्ट ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार को प्रभावित कर सकता था, उसको केंद्र के अंतर्गत रखा गया, तो उसको हम केंद्रीय विषय कहेंगे, जिसमें विदेश नीति, राजनीतिक संबंध, रक्षा, डाक तक, सार्वजनिक ऋण, दीवानी, फौजदारी, कानून वगैरह, ये तमाम चीजों पे केंद्र ने अपने अंदर रखा। अब देखो, अब हमें चूंकि प्रांत पढ़ना है, केंद्र ये समझ में आ गया। अब प्रांत के जो विषय थे, ठीक है, इसको दो भाग में बांट दिया गया, इसी को हम द्वैत शासन कहते हैं। अब यहीं पे लिखो, प्रांत के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। और एक था रिजर्व सब्जेक्ट, यानी कि सुरक्षित रख लिया गया, सुरक्षित विषय, जिसे रिजर्व हम कहेंगे। और दूसरा था हस्तांतरित, सर सुरक्षित को आरक्षित भी बोला जाता है इसमें। हाँ, सुरक्षित कहिए, आरक्षित कहिए, आरक्षित। मैंने रिजर्व शब्द बोला है ना, रिजर्व बोला है ना सेंटेंस? जी सर, इसलिए। हाँ, यस सर, बोला है सर। रिजर्व हो गया। ठीक है, और हस्तांतरित को क्या कहेंगे? ट्रांसफर्ड कहेंगे ना। हस्तांतरित मतलब? यस सर, ट्रांसफर। ठीक है, एक हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक हो गया रिजर्व सब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो, आरक्षित सब्जेक्ट क्या है? आरक्षित सब्जेक्ट में खास करके हम सुरक्षित सब्जेक्ट में जैसे देखेंगे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, जैसे राजस्व, डायरेक्ट पुलिस प्रशासन, और राजस्व हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, और न्याय, वित्त। इससे क्या समझ में आ रहा है? ऐसी व्यवस्था जहां से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को नियंत्रित किया जा सकता है, द्वारा भारत को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये चीजें अगर प्रांत को दे दिया जाए, तो प्रांत अगर मजबूत हो जाएगा तो उपनिवेशवाद अपने आप क्या होने लगेगा? कमजोर होने लगेगा। तो ऐसे शक्ति जिससे उपनिवेशवाद कमजोर हो सकता था, उसको यहां भी आरक्षित कर दिया गया। और यहीं पे नोट डाल करके लिखना, जो आरक्षित विषय है उस पे शासन कौन करेगा? चलो, हाँ, और यहाँ पे जो हस्तांतरित विषय है उस पे लिखो स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका वगैरह, इलेक्टेड। हाँ, स्थानीय
स्वशासन, स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यानी खर्चा वाला काम तुम करो, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया आदि। ठीक है, ऐसे ये बना लिया आपने, ये स्ट्रक्चर बन गया आप लोगों की कॉपी पे, बताओ। यस सर। ठीक है, सबका क्लियर है। अब देखो, इसी में आगे आप अपनी कॉपी में ऐसे बनाइए, जहां पे मैंने बताया कि जो प्रांतीय विषय है। सर, हाँ, ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या लिखवाया था सर आपने, छोटा सा? ट्रांसफर में आप लिख लीजिए, जैसे ट्रांसफर में हमारा स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य। एक मिनट। ये क्लास की तरह हो गया, हम लोग इतना लिखते थे। ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट है रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, प्रांत में, और दूसरा है ट्रांसफर सब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वैध शासन कहते हैं, कि आपने प्रांत को स्वायत्तता दी, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने कहाँ रख लिया, अपने अंडर में रख लिया, उसे आपने प्रांतों को नहीं दिया। तो प्रांत में दो लोग मिलकर के शासन कर रहे हैं। जो देखिए रिजर्व सब्जेक्ट है, अब उसके नीचे स्टार लगा करके आप लिखिए कि जो रिजर्व सब्जेक्ट था, सुरक्षित विषयों का शासन, गवर्नर प्लस गवर्नर का परिषद, याद रखना, गवर्नर और गवर्नर के जो परिषद है, गवर्नर प्लस अपनी परिषद द्वारा शासन करेगा। ये चीज याद रखना, रिजर्व पर कौन शासन करेगा, सर इस गवर्नर। टाइम तो वायसराय हो गया था ना, क्या इस टाइम पे वायसराय हो गया था ना। परिषद, गवर्नर परिषद में मैंने क्या बताया कि परिषद क्या कर दिया गया, ये जो परिषद है, जो गवर्नर के अंदर में जो लोग है, ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो संख्या है उसको क्या कर दिया गया था, ये बताइए। इससे पहले जो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था, याद है मैंने क्या लिखवाया था, बताइए तो। मैंने क्या बताया था, गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या को क्या कर दिया गया था, पहला पॉइंट देखिए। कम कर दिया गया था, 12 कर दिया गया था। मैक्सिमम 12 और मिनिमम 8 है ना परिषद। तो यहाँ पे देखो, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो गवर्नर डायरेक्ट अपनी परिषद की सहायता से इस पे शासन करेगा, ठीक है। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट, मेरी कहानी है सर इसमें कि इस टाइम तो मतलब गवर्नर की जगह वायसराय हो गया है ना, तो इसको वायसराय लिखेंगे या गवर्नर? वायसराय लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वायसराय, वायसराय ही केंद्र में मतलब कि गवर्नर है, ठीक है। वायसराय अपने परिषद द्वारा करेगा, ठीक है। तो कुछ तो नहीं है, लेकिन नाम चेंज किया। हाँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भारतीय जो मंत्री, अब आपने प्रांत में शासन व्यवस्था को लागू किया है, तो यहाँ पे कौन होंगे, भारतीय मंत्री होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। अगर प्रांत में भारतीय मंत्री, लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से शासन करने का नहीं सर, इसके लिए कौन होगा, वायसराय या गवर्नर, वायसराय, ठीक है, या गवर्नर किसकी सहायता से शासन करेगा, ये बताइए। हाँ बोलिए रंजित। वो अपने मंत्री के साथ थे। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, अब समझ में आया, अब क्लियर हुआ। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, डायरकी कहते हैं। हाँ बताइए। प्रांत में आवाज बहुत क्रैक हो रही है आपकी, बहुत ज्यादा, नेटवर्क सही करिए। अच्छा, अभी हाँ। ओके सर, अभी आ रही है क्या? हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ प्रांत में दो तरह के सब्जेक्ट हो गए, जैसे आपने बताया, रिजर्व हाँ। और दूसरा ट्रांसफर। ट्रांसफर, रिजर्व सब्जेक्ट को
गवर्नर परिषद के लिए सुरक्षित रख दिया गया या वायसराय के लिए? वायसराय की पोस्टिंग तो केंद्र में होती थी, जिसके ऊपर भारत मंत्री होते थे, ठीक है। हाँ हाँ और ट्रांसफर सब्जेक्ट प्रांतों को दे दिया गया, जहां प्रांत से चयनित हाँ। लोग होते थे और वो शासन करते थे, ठीक है सर। अब हम्म। सर, इसमें गवर्नर परिषद जो है वो डायरेक्ट हस्तक्षेप करती थी या थ्रू गवर्नर के जो प्रांतों देखिए, में अभी मैं जी बता दे रहा हूँ, जैसे ये बायस राय है, बायस राय ये गवर्नर अपॉइंटमेंट करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि बायस राय या हाँ गवर्नर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यस यहाँ पे हाँ, मेरा यही गवर्नर, कंफ्यूजन था। हाँ, गवर्नर को भेजा जाएगा प्रांत में, तो ये किसके जी, प्रति जिम्मेदार है? ये पूरा का पूरा बायस राय के प्रति जिम्मेदार है। वायसराय, और वायसराय पूरा का पूरा भारत परिषद के प्रति जिम्मेवार है। हाँ, और ये भारत परिषद और बायस राय या गवर्नर मिलकर के ही शासन करेगा, वो रिजर्व सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यस, और यहाँ पे जो कहने का मतलब हाँ हाँ बोलिए। ट्रिकल डाउन हो गया। सबसे हाँ ऊपर वायसराय, उसके हाँ उनमें सबसे ऊपर भारत परिषद, फिर गवर्नर या वायसराय, गवर्नर जनरल या वायसराय, और तब नीचे गवर्नर, राइट। जैसे बायस राय हो गया, नहीं बायस राय हो गया, बायस राय की सहायता के लिए परिषद का गठन किया गया था, ठीक है, बायस राय की सहायता के लिए परिषद बनाया गया था। अब बायस राय प्रांत में शासन के लिए किसे नियुक्त करेगा? गवर्नर को नियुक्त करेगा। बात समझ रहे हैं? प्रांत में गवर्नर होगा जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा किसके एक प्रति? गवर्नर जो है, हाँ, गवर्नर सिंपल गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल अरे नहीं। नहीं, जैसे गवर्नर गवर्नर होता है राज्यपाल, वैसे राज्यपाल ही जो है गवर्नर हो अभी गया। एक तरह से। मतलब और भी समझिए, मतलब थोड़ा इसमें कंफ्यूज थे। एक्चुअल शक्ति जो है वो गवर्नर इंजॉय करेगा। और हाँ। जैसे कि मान ली कोई अभी बिल राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देता है, वैसे उसको जो मन होता था राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देता था, यानी वायसराय को भेज देता था। इनकी मनमौजी चलती होगी। अभी राज्यपाल की तरह स्थिति की होगी, अभी समझ गया। पहले मेरे को लगा जैसे कि जो वायसराय का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट चेंज करके जो वायसराय बनाया। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गवर्नर जो होगा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा आपका इसके प्रति, वायसराय। वायसराय के प्रति, ठीक है। हाँ हाँ, वायसराय के प्रति। याद करो आप लोगों को, अगर बिहार स्पेशल याद होगा, देखो मैं और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि और क्लियर हो जाए, इनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। बिहार और उड़ीसा का विधान परिषद कब बना था? 1935 या 1919 के अधिनियम द्वारा? कहां से पढ़ लेते हैं आप? 1935 द्वारा बिहार का अलग बना था। अभी मैं बिहार और उड़ीसा विधान परिषद की बात किया है। हाँ, इकट्ठे राज्य जब होंगे तब 1919। तब इसलिए कहता हूं सुनिए ज्यादा। 1919। हाँ, ये गठन हुआ था 7 फरवरी 1921 को, ठीक है। बाद में 28 मार्च 1936 को बिहार का अलग से गठन हुआ था। क्लियर? तो आप मुझे बताइए कि उस समय जब गठन हुआ था बिहार वाला, तो उस समय क्या नाम था कि प्रथम जो सभापति बनाए गए थे या फिर गवर्नर चुना गया था कि नहीं चुना गया था? होते थे कि नहीं होते थे? चुने गए थे। हाँ, अब क्लियर हुआ। तो जो राज्य के जो परिषद है, ये वायसराय खुद शासन तो करने आएंगे नहीं कि वही आप, चूंकि स्वायत्तता दे रहे हैं, आप प्रांतों को स्वायत्तता दे रहे हैं, तो प्रांत में वायसराय अपना प्रतिनिधि चुनेगा और वो होगा गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। और ये डायरेक्ट किसके प्रति जिम्मेदार है? वायसराय के प्रति जिम्मेदार है। जैसे अभी गवर्नर है, वो डायरेक्ट किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। और आपने देखा है कि भले ही कहने के लिए होता है कि 5 साल के लिए चुनो या जो भी हो, लेकिन वो कहते हैं कि प्रसाद पर्यंत, ठीक है, वो राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? डायरार्की कहेंगे। कि पहले जो विषय थे उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय। प्रांतीय सब्जेक्ट को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक हो गया रिजर्व और दूसरा था ट्रांसफर। रिजर्व सब्जेक्ट पे वायसराय गवर्नर के द्वारा अपनी परिषद की सहायता से शासन करेगा।
जो सेकंड है ट्रांसफर, वो भारतीय मंत्री जो चुने जाएंगे वो वायसराय या गवर्नर की सहायता से वायसराय मंत्रियों की जो परिषद है उसके द्वारा शासन करेगा। तो डायरकी समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया? सर भारत जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, मेरी आवाज हाँ। आ रही है सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो उस पे डायरेक्ट कंट्रोल होगा भारत मंत्री का, जो नीचे परकोलेट करेगा अपने प्रतिनिधि गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा, और रियली पावर इंजॉय करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट? एग्जीक्यूटिव, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पावर का डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग ऑफ पावर है, लेकिन कंट्रोल अभी भी केंद्र किसका है? केंद्र का है। बात समझ रहे? किसका है? ब्रिटिश का है। भले ही शेयरिंग ऑफ पावर आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वास्तविक में पावर किसके पास है? ब्रिटिश के पास है। ठीक है, धीरे धीरे हमें अभी जैसे हमने क्या बताया कि डोमिनियन स्टेटस आपको देना शुरू कर दिया है। बार बार आप कहेंगे कि हमें स्वतंत्र करो, कहेगा कि नहीं हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। पढ़े हैं ना आगे के चुनाव, अब आगे की जो प्रक्रिया है, भारत क्या मांग करेगा कि हमें स्वतंत्र करो, ठीक है। जी। और बाद में नेहरू प्लस नेहरू वर्सेस नेहरू हो जाएगा। एक नेहरू है जो डोमिनियन स्टेटस की तरह बात करेंगे, और दूसरे नेहरू है वो पूरा स्वतंत्रता की बात करेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अभी यहीं से डोमिनियन। हाँ हाँ, बोलिए। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो भारत मंत्री के गवर्नर को ट्रांसफर कर दिया, और गवर्नर के कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीय भी चयनित होंगे जो निर्वाचन द्वारा, तो थोड़े बहुत जो उनको अधिक है वही है बस। हाँ, इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, क्लियर? अब लिखिए इस अधिनियम द्वारा नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। आपने देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, तो आपके बुक में देखिए आरक्षित विषय ये समझा दिया है आपको। चलिए ठीक है, लिख लो। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं है। लिखिए इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन जो आपने लिखा, अद्वैत शासन, अभी जो मैंने बताया प्रांतों में द्वैध शासन की बात की, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा स्टार लगा करके लिख लेना। इस अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1921 को 1 अप्रैल 1921 को बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश का जो प्रांत है, तो आप लिख सकते हैं प्रदेश। नेक्स्ट लिख लो पंजाब, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, डैश लगा करके लिखना उड़ीसा, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, लिख लिया। असम में ये आरंभ हो गया, 1 अप्रैल को इसे आरंभ कर दिया गया द्वैध शासन, ठीक है। बाद में देखो जो द्वैध शासन है, इसमें जो आपका ये लागू किया गया था 1929 में, लिख लीजिए 1923 में बर्मा, ठीक है। और जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है वहां लागू कर दिया गया था 1932 में, 1932 में
उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, सीमा प्रांत। यहाँ एक गांधी जी के पैरेलल एक व्यक्ति को नाम दिया गया था, क्या नाम था उनका? सीमांत गांधी। वेरी गुड, सीमांत खान गांधी। अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसके द्वारा हमने देखा कि 1 अप्रैल 1921 में इतने प्रांतों में लागू किया गया। बर्मा में याद रखना, और उत्तर पश्चिम प्रांत में 1923 और 1932। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो लिखो, एक स्टार्ट लाल करके लिखिए आप लोग, ये लिख लिए। लिखो इस अधिनियम द्वारा, नेक्स्ट लिखो, स्टार लगा करके लिखना। लिखो इस अधिनियम द्वारा भारत में सर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1932 1932 में ही ध्यान रखना, 1932 में ही इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो स्थापना के साथ साथ लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, देखो इस अधिनियम में एक चीज और आप लोगों का होगा, काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपकी किताब में देखोगे तो 7वां या 8वां पॉइंट है, उसको लिख लो, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ऐड करेंगे हम। लिखो इस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लोक सेवा आयोग। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग लिख लेना। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये कब हुआ था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? लिख लो, इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसमें जो सदस्य थे 1+4, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे। रॉस बार्कर, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। कब स्थापना हुआ, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, लेकिन याद रखो। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया। सिविल सेवा पे मैकाले समिति का गठन कब किया गया था? 1934 में। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? खुश मत होना, अभी वेरी गुड कहा है तो ज्यादा खुश नहीं होना है। 1835 से 1834 में किया गया। हाँ, अभी और बदलेगा स्टेटमेंट। और कोई बताइए? मैंने बताया सिविल सेवा पे मैकाले समिति का गठन कब किया गया था? 53 में किया गया था सर। हे भगवान, इतना कंफ्यूजन है। मतलब ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन तो है ही, तो लास्ट में क्या लगेगा? इनमें से कोई नहीं है। नहीं सर, उस टाइम में 53 में ही किया गया था। 53 में किया हुआ था, यही याद रखना है। अच्छा है, मैंने बताया था कि 1854 में हुआ था। कब हुआ था ये? 53 के अधिनियम द्वारा हुआ था, तो 1854 में हुआ था ना मैकाले समिति का गठन। भूल गए मैकाले समिति का गठन। इसके बाद देखो सिविल सेवा पर एक और समिति गठन क्या हुआ था, ये बताओ। इसके बाद एक गठित हुआ था एचिसन कमेटी, एचिसन कमेटी या आयोग। एचिसन का कब गठन हुआ था? ये 1866 में एचिसन कमेटी गठन किया गया था।
कि क्या सिविल सेवा भारत में हो, आयोजित किया जाए, तो इसने भी बोला नहीं नहीं, अभी भारत में आयोजित मत करिए। फिर बाद में एक कमेटी बनी थी, वो था उसका इंग्लिस्टन कमेटी, पढ़ा है? इस्लिंगटन, इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ था और ये करीब 12 के आसपास गठन हुआ था। 15-16 में अपना रिकमेंडेशन दिया था। इसने बोला था कि भारत में पेपर होना चाहिए, समझ रहे हो? सिविल सेवा का जो परीक्षा है वो भारत में होना चाहिए, ठीक है। और बाद में एक आयोग और बना था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ली आयोग, याद है? ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है, ली आयोग आपसे सिविल सेवा पे। ये 1924 में इसका सिफारिश आया था। क्लियर? ली आयोग के आधार पे केंद्रीय यूपीएससी का स्थापना हुआ था। हाँ, ली आयोग के सिफारिश पे आपका, हाँ बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ। और ये देखो जो इस्लिंगटन समिति का जो आयोग आया का रिकमेंडेशन आया था, इसी के ध्यान रखना, इसके इस्लिंगटन आयोग के रिकमेंडेशन पे 1922 में, ध्यान रखना, 1922 में पहली बार सिविल सेवा का आयोजन किया गया था पेपर का, इलाहाबाद में, ठीक है, फेडरल लोक सेवा आयोग द्वारा। समझ में आया? और यही ली कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे, लिख लीजिए, जो 1924 में रिकमेंडेशन दिया था, लिख लीजिए, सिविल सेवा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, या लोक सेवा जो इसको पहले बाद इसका नाम था फेडरल लोक सेवा आयोग, बाद में यहाँ पे दे दिया गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग, फिर आगे हम चेंज करेंगे इसको। तो लिख लीजिए, इसी ली आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर इसका गठन हुआ था, ठीक है सर। प्रयागराज में क्या हुआ था? इलाहाबाद में 1922 में पहली बार इलाहाबाद में पेपर कंडक्ट करवाया गया था सिविल सेवा का, फेडरल लोक सेवा आयोग द्वारा, ठीक है। इस्लिंगटन आयोग ने कहा कि भारत में सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाए। हाँ देखो, पहले हमने पढ़ा था कि जब 1853, बात तो छेड़ दिया था 1833 के अधिनियम में, लेकिन देखा आपने कि परिषद में विवाद छिड़ गया और उसे कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं, भारतीयों को अभी शामिल मत करो। तो भारतीयों को शामिल करने का रंग भेद और इन चीजों के आधार पे नहीं होना चाहिए, वो हुआ था 1853 में। जब 1853 के अधिनियम द्वारा जब पारित किया गया, तो 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। तो मैकाले समिति ने रिकमेंडेशन दिया कि पेपर भारत में नहीं होगा, ठीक है, भारतीयों को रखिए लेकिन पेपर भारत में नहीं होगा। बाद में एचिसन कमेटी बना था 1866 में। एचिसन कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया कि अभी समय नहीं आया है कि सिविल सेवा जैसे एग्जामिनेशन का कंडक्ट भारत में करवाया जाए। फिर जो इस्लिंगटन कमेटी बना था, इसने रिकमेंडेशन दिया था 1915 के आसपास। तो इस कमेटी ने सिफारिश करा था कि समय आ गया है कि जो फेडरल लोक सेवा आयोग, जिसे हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, उसकी पेपर आप भारत में कंडक्ट करवाइए। और यही इस्लिंगटन आयोग के सिफारिश के आधार पे ही 1922 में पहली बार भारत में पेपर कंडक्ट करवाया गया था इलाहाबाद, ठीक है। और बाद में जब ली आयोग का हाँ बोलिए। इसका प्रारंभिक नाम फेडरल लोक सेवा आयोग था। हाँ, फेडरल लोक सेवा आयोग था। मैं एक आप लोगों को बताया ही है कि अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो बोलो, एक सिविल सर्विसेज के विकास पे एक क्लास ही ले लूंगा मैं। सर सही रहेगा, सही रहेगा, मतलब पढ़ने की इच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद 1924 में रिकमेंडेशन आया था ली आयोग का, ध्यान रखना। और ली आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, ठीक है। स्टार लगा करके क्वेश्चन लिख लो, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर, क्वेश्चन लिखिए तो, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? और ऑप्शन यही रहेगा, मैकाले, एचिसन, इस्लिंगटन और ली आयोग, ठीक है। बिहार में रहेगा तो 3 रहेगा, मैकाले, एचिसन और ली आयोग, एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ली आयोग। ली आयोग, ठीक है। हाँ बोलिए।
क्या ओवरडोज हो गया तो सर इसको है ना। हाँ सर। सर ये गठन इसके साथ किया गया था 1 अक्टूबर 1926 यहाँ लिखा हुआ है, देखो 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। मैं लिख देता हूँ, जिसमें 4 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष, मतलब टोटल सदस्यों की संख्या कितना, 5 सदस्यीय गठन किया गया था। याद रखना 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन, जिसमें 1 अध्यक्ष, जिसमें सर रॉस बार्कर और 4 अन्य सदस्य थे। ठीक है, इतना डिटेल समझा दे रहा हूं, क्लियर है ये। यस सर। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। किनको किनको नींद आ रही थी ये बताओ, या किसकी सिर के ऊपर से बाउंस हो रहा था। नहीं सर, नींद नहीं आ रही एक्चुअली, ऑफिस से आए ना तो थोड़ा क्लास तो छूट ही गया, मेट्रो में क्लास कर रहे थे तो थोड़ा सा वही खाना वाना खाए। देख लीजिए ऑनलाइन क्लास का कितना फायदा है।